नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं उषा सिन्हा स्टडी टूर जीके में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए आज हम फिर से इसी में ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो पहला है, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसे अंग्रेजी में एसेंचुरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा और महानदी ये डेल्टा का बनाती है। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। नेक्स्ट है, नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी जो है ये कहाँ अधिकांशतः बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। अब है, नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी भी नर्मदा ही है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात भी ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये भारत में तो पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में भी बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में बनाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, भारत में भी और बांग्लादेश में भी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब है, नदी द्वारा काट छाँट की क्रिया क्या कहलाती है? तो नदी द्वारा मिट्टी की काट छाँट की प्रक्रिया जो है अपर्दन कहलाती है, तथा और मिट्टियों को जमा करने की प्रक्रिया जो है ये निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा क्या किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कावेरी का उद्गम स्रोत जो है कहाँ है? तो कावेरी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। वहीं कृष्णा नदी विवाद जो है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है। तथा दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कृष्णा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन है? तो गोदावरी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी जो कि गोदावरी के बाद आती है वो है कृष्णा। नेक्स्ट है, गोदावरी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो ये गोदावरी नदी। और ये जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल जो है ये नासिक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गाँव की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, पैनगंगा गोदावरी नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। वैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब है, क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। अब है, असम का स्रोत ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सभी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि स्टेट में पूछा गया था। अब बिहार का स्रोत किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो यही जो है 3-4 राज्यों की नदियाँ जो है इसे जो शोक के नाम से जाने जाते हैं, उसको में PVI लगा लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो वहीं बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। मार्ग बदल के बाढ़ लाती है और यहाँ तबाही मचाती है। नेक्स्ट है, बिहार के कटिहार में कोसी गंगा से मिलती है। अब ये कोसी गंगा से कहाँ मिलती है? तो कटिहार में, बिहार के कटिहार जिले में मिलती है। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। वहीं उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महानदी जो है महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी कहाँ डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, या इसे राजस्थान नहर भी अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो ये सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है और ऋषिकेश बैराज में से निकलती है। ठीक है। तो ये जो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, या इसका अन्य नाम राजस्थान नहर है, ये सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है और ऋषिकेश बैराज में से निकलती है। नेक्स्ट है, मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहते हैं। तो मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है, और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल काल वैशाखी कहते हैं। ये भी PVI है, इसे टिक मार लें। नेक्स्ट है, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आंध्र हवाएं चलती, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो नॉर्वेस्टर जो है गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आंध्र हवाएं
जो चलती है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है रबी की फसल अक्टूबर एवं नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाने वाली फसल जो कि मार्च अप्रैल में काटी जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और ये खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन सा आता है, कौन कौन सा फसल आता है, तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई रबी फसलें हैं। जबकि धान, गन्ना गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई रबी फसलें ये जो है रबी फसलें हैं। और जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये खरीफ फसलें। नेक्स्ट है भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये पहला है लक्षद्वीप एवं दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वो कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। तो ये जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कावारती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव को तथा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है किसे अलग करता है? तो मिनिकॉय को मालदीव से तथा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। वहीं लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप जो है बिट्रा है, ठीक है। अब है लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी से निर्मित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। तो वहीं 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब है अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का अन्य नाम जो है रेगुल मिट्टी भी है। तो इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। नेक्स्ट है मिट्टी का काला रंग किस जो है ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उत्तम होती है। गेहूँ, इसके अलावा कपास के अलावा गेहूँ, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है काली मिट्टी में। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब काली मिट्टी में जो है चूँकि नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, तो इसलिए गेहूँ, ज्वार, बाजरा और स्पेशली कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का निर्माण कायांतित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ठीक है। और लाल मिट्टी का निर्माण जो कि कायांतित सेलों के टूटने से और उसके वियोजन से होता है। और इसमें किसकी अधिकता होती है? तो सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें कपास, गेहूँ, दालें एवं मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो कपास, गेहूँ, दाल एवं मोटे अनाज उगाने के लिए लाल मिट्टी जो है काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। यह लाल मिट्टी जो है मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटराइटी मिट्टी। तो इसका निर्माण जो है लेटराइटी मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सेलों के टूटने फूटने तथा जल के साथ चूना एवं सिलिका के निछाले से होता है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए लेटराइटी मिट्टी उत्तम होती है क्योंकि इसमें आयरन एवं सिलिका होता है। तो लाल मिट्टी में चूँकि आयरन एवं सिलिका होता है, लेटराइटी मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होता है, तो ये चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। ये भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट है भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है, ठीक है। भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका प्रथम आगमन जो है केरल में जून के प्रथम सप्ताह में
होता है। नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। क्योंकि केरल में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आने से भारत में वर्षा होती है, तो वहीं तमिलनाडु में जो है वो तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो का अंत करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।